हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अपलोडेड है चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसे पहले देख लीजिए, अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2, जिसमें मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे ओस्टियोमाइलिटिस डिजीज़ को, इन्फ्लामेशन मस्कुलोस्केलेटन का, जैसे कि ब्रूइटिस, साइनोवाइटिस, अर्थराइटिस को। लास्ट वीडियो में हमारा एक पॉइंट मिस हो गया था मस्कुलोस्केलेटल ट्रॉमा में। एक पॉइंट था हमारा कॉन्ट्यूशन। अगर मैं बात करूँ कॉन्ट्यूशन की, तो कॉन्ट्यूशन आपका एक रीजन होता है जो इंजर्ड हो जाता है टिश्यू या स्किन में, जहाँ पे आपकी ब्लड कैपिलरीज रप्चर हो जाती हैं, उनको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्यूशन। कॉन्ट्यूशन में मेनली आपकी ब्लड कैपिलरीज रप्चर हो जाती हैं। तो अब कॉन्ट्यूशन आपका ट्रॉमा में आता है, जिसमें हम लोगों ने फ्रैक्चर, स्प्रेन, स्ट्रेन ये सब चीज़ें डिस्कस करी थी। उसमें हमारा कॉन्ट्यूशन पॉइंट रह गया था। तो कॉन्ट्यूशन वेरी शॉर्ट में अगर आए तो आप सिंपली डेफिनेशन लिख देंगे, कॉन्ट्यूशन इज़ अ रीजन ऑफ इंजर्ड टिश्यू और स्किन in which blood capillaries have been ruptured। आज के वीडियो में हम मेनली डिस्कस करेंगे ओस्टियोमाइलिटिस डिजीज़ को। आफ्टर दैट हम लोग कुछ मस्कुलोस्केलेटल इन्फ्लामेशन डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो वीडियो के कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, सो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ओस्टियोमाइलिटिस। ओस्टियोमाइलिटिस का मतलब क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं ओस्टियो का जो भी आप मतलब समझ रहे हैं वो रिलेट करेंगे आप बोन से। माइलिटिस, आइटिस मतलब कि इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन जब हो जाएगा बोन में, उसको हम लोग कहते हैं ओस्टियोमाइलिटिस। ओस्टियोमाइलिटिस आपका बोन इन्फेक्शन होता है। इसमें आपको इन्फ्लामेटरी डिस्ट्रक्शन मिलता है जब कोई भी नई बोन या फिर न्यू बोन का फॉर्मेशन होता है उस टाइम पे। ये आपकी एक्यूट और क्रोनिक हो सकती है। एक्यूट मतलब कि सडन टाइम, मतलब सडन ऑनसेट, अभी हाल ही में हम लोग कहते हैं 2 से 4 दिन का। क्रोनिक उसको बहुत टाइम हो गया, वीक्स से लगा के आप कह सकते हैं मंथ्स तक, मतलब हफ्ते से महीने तक वक्त लग जाए तब उसमें क्रोनिक कंडीशन आप कह सकते हैं। कभी कभी ये ट्रॉमा की वजह से हो सकती है, एक्सीडेंट हुआ आपको तब आपके बोन में माइक्रोब्स की एंट्री हो, या तब इन्फेक्शन हुआ तब आप कह सकते हैं कि ट्रॉमा एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, या फिर कोई और सेकेंडरी रीजंस की वजह से भी आपकी बॉडी में ये इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है। मेनली किसका इन्फेक्शन है? बोन का इन्फेक्शन है। इसमें आपका मेन अफेक्ट कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। आपने माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट में पढ़ा होगा पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितना अफेक्ट करते हैं, राइट? जैसे कि बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है। तो यही आपका मेन क्या कॉज करते हैं? इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इटियोलॉजी। इटियोलॉजी मतलब कॉजेस जिसकी वजह से ओस्टियोमाइलिटिस हो सकता है। तो सबसे पहला है ट्रॉमा। अब ट्रॉमा मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपके कभी भी एक्सीडेंट हुआ या फिर कोई इंजरी हुई है जिसकी वजह से इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है आपकी बॉडी में। क्यों? क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ, जब आप बाहर की बॉडी मतलब कि जो बाहर की सराउंडिंग्स है उनसे आप कांटेक्ट में आए, तो ऑफकोर्स ये बात है आपके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर करेंगे और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना इन्फेक्शन मतलब अपना काम करेंगे, तब आपके बोन में इन्फेक्शन डेवलप होगा। फिर आता है आपका सेकेंड पॉइंट सर्जरी। ट्रॉमा सर्जरी एक में कर दे, बट आप इनको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। अब ये सर्जरी पॉइंट कैसा है? जैसे आपकी बॉडी में कभी सर्जरी परफॉर्म हुई, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट था, या फिर कोई केस था जिसमें आपको नीड थी सर्जरी की, आपने करवाया। आफ्टर दैट क्या होता है, उस टाइम पे भी हम लोगों में इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। अब आपकी बॉडी में इन्फेक्शन एक ऐसा होता है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेस में होगा, एक होता है जो ऑल आपकी पूरी बॉडी पे हो जाएगा, मतलब थ्रू आउट द बॉडी आपके पे हो जाएगा। तो उस टाइम पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर रहेंगे तो इन्फेक्शन होगा, और इन्फेक्शन की वजह से आप कह सकते हैं कि ओस्टियोमाइलिटिस डेवलप हो सकता है। फिर सेकेंड पॉइंट आपका इटियोलॉजी का है कि आपका इन्फेक्शन ओरिजिनेट होगा अदर बॉडी पार्ट से। फॉर एग्जांपल आपके मतलब हाथ में इन्फेक्शन है, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो वहीं रहेगा, उसकी वजह से हो सकता है कि वो अदर बॉडी पार्ट्स में भी इन्फेक्शन ओरिजिनेट्स करे। फिर थर्ड पॉइंट आता है पंचर इंजरी। पंचर इंजरी में क्या होता है? जब सॉफ्ट टिश्यू या फिर कोई भी बोन होता है उसमें कोई नेल है या फिर कोई भी ऐसी कोई नुकीली सी चीज़ जिससे आपकी स्किन पंचर हो रही है, उसमें भी इंजरी से बहुत से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इन्फेक्शन हो जाए। इसमें सबसे ज़्यादा होता है कि कोई भी आपने कंटामिनेटेड चीज़ का यूज़ करा है, या फिर आपको कोई कील, नेल जिसको हम लोग कहते हैं उससे हो गया, या फिर आपने नॉन इंस्ट्रल नीडल का यूज़ करा है।
फिर आपका पॉइंट आता है किडनी डायलिसिस। किडनी डायलिसिस में मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि आपका डेवलप हो सकता है ओस्टियोमाइलाइटिस। फिर आता है आईवी ड्रग यूज़र्स। आईवी ड्रग यूज़र्स इसलिए जो भी जिनको भी आईवी चल रहा होता है उस टाइम पे, मतलब इंट्रावेनस ड्रग्स चल रही होती हैं, तो उसमें क्या होता है आप कैनुला के थ्रू से प्रोवाइड करते हो, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिल्स है वो अंदर पहुँच जाए। फिर वो जाके फिर क्या करते हैं, वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इन्फेक्शन कॉज करेंगे तो ओस्टियोमाइलाइटिस डेवलप होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका है आर्टिफिशियल जॉइंट। आर्टिफिशियल जॉइंट्स का मतलब क्या है, जब आपकी सर्जरी हुई थी, अब आप जैसे जॉइंट्स पे या फिर बोन्स पे, तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ें का यूज़ करते हो। जैसे इंटरनल हम लोग क्या यूज़ करते हैं, रॉड्स का यूज़ करते हैं, पिन का यूज़ करते हैं, स्क्रू का यूज़ करते हैं। अब ये सारी चीज़ अगर हम लोग अगर हम लोग कंटामिनेटेड यूज़ करेंगे, नॉन स्टेराइल यूज़ करेंगे, तो वो इन्फेक्शन कॉज करेगी, और वो इन्फेक्शन कॉज करने की वजह से ओस्टियोमाइलाइटिस डेवलप हो सकता है आपके जॉइंट्स में, बोन्स में। तो जब हम लोग आर्टिफिशियल का मतलब ये है कि आपके रियल वाइज नहीं है, आपने बाहर से ट्रांसप्लांट कराया है, उसकी वजह से भी डेवलप हो सकता है। फिर आपके कुछ पॉइंट्स मेंशन है ऑर्गेनिज्म के। अब ये ऑर्गेनिज्म क्या है, ऑर्गेनिज्म का सिंपल सा मीनिंग है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से आपकी बॉडी में अंदर आ रहे हैं और इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, उनको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आपके बैक्टीरियाज होते हैं, फंगस होता है, वायरस होता है। बैक्टीरिया में आपने बहुत सारे पढ़ोगे कि स्टेफाइलोकोकस होता है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस होता है, नीमोकोकस की स्पीशीज़ होती हैं, आपके सीडोमोनास होते हैं, इकोलाई होता है, आपका प्रोटीज वल्गैरिस होता है। तो ये सारे आपके क्या आते हैं, ऑर्गेनिज्म हैं जो आपके बॉडी में इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं। वैसे पर्टिकुलर हम लोग क्लास की अगर बात करें तो हम लोग बैक्टीरिया, फंगस, वायरस को लेके चलते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन आपके ये ऑर्गेनिज्म है जो कॉज करते हैं ओस्टियोमाइलाइटिस को। इटियोलॉजी के बाद हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ओस्टियोमाइलाइटिस की। तो सबसे पहले आपको पता है कि आपकी इटियोलॉजी क्या है, जैसे कि ट्रॉमा सर्जरी आपकी मेन है, आर्टिफिशियल जॉइंट्स और आपके ऑर्गेनिज्म मेन है। इन सभी इटियोलॉजी की वजह से आपकी बॉडी में ऑर्गेनिज्म इंटर करेगा। ऑर्गेनिज्म इंटर करते ही वो सबसे पहले अफेक्ट किस पे करेगा, बोन पे करेगा। जब ऑर्गेनिज्म इन्वेजन करेगा बोन पे, उसके बाद में बोन पे क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लामेशन होगा, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो कट होने लगेगा। कट होने के बाद में सेप्टिसीमिया होगा। अब ये ब्लड कट होना, ब्लड में ऑर्गेनिज्म का जाना, सेप्टिसीमिया, ये सारी चीज़ अभी मैं आपको बुक से बता रही हूँ, फिर फ्लो में एक्सप्लेन करूँगी तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन की वजह से जो आपकी बोन है वो वीक हो जाएंगी। फिर आपको क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे, मतलब कि आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे। अब हम पैथोफिजियोलॉजी को जो बुक में थी उसको हम लोगों ने रीड कर लिया, एकदम सिंपल से हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आपने इटियोलॉजी पढ़ी। इस सारे इटियोलॉजी का एक मेन रीज़न है कि माइक्रो ऑर्गेनिल्स का बॉडी के अंदर इंटर होना। तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, उसके बाद में लिखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर इन द बॉडी। फिर उसके बाद में उन्होंने इन्वेजन स्टार्ट करा, मतलब कि किसको अफेक्ट करना स्टार्ट करा, बोन को। तो आप लिखोगे इन्वेजन ऑफ द बोन। अब बोन को अफेक्ट करने के बाद में अब बोन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो बोन में क्या करेगा, इन्फेक्शन करेगा, इन्फ्लामेशन करेगा। अब बोन तक पहुंचेंगे कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ब्लड के थ्रू पहुंचेंगे। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्लड में होते तो हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा था, उसको हम लोग कहते हैं सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया हो रहा है। उसके बाद में सेप्टिसीमिया का सिंपल सा मतलब है कि ब्लड में आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी ऐसे हैं जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अब आपके बोन में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्होंने इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन करा, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन करा, बहुत इन्फ्लामेशन करा। एक समय ऐसा आएगा कि जो बोन है वो एकदम आपकी बेकार होने लगेगी, एकदम वीक हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी कि वो बोन टूटने से लगेगी। जब वो वीक हो जाएगी बोन, तब आपको साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। पैथोफिजियोलॉजी मेरे अकॉर्डिंग अब आपको समझ में आ गई होगी। अब हम डिस्कस करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बहुत थोड़े से ही हैं, मतलब ज़्यादा पॉइंट्स आप देखने, ज़्यादा मेंशन नहीं है। सबसे पहले तो आपको फीवर और चिल्स आएगा। फीवर और चिल्स का मतलब क्या होता है, मैं एकदम से एक क्लियर कर देती हूँ। अब जैसे कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपके ब्लड में प्रेजेंट है। अब ब्लड में प्रेजेंट है, इन्फेक्शन कॉज करेंगे। इन्फेक्शन कॉज करेंगे तो ऑफकोर्स ही बात है क्या डेवलप होगा, फीवर डेवलप होगा। इन्फेक्शन की वजह से आपकी बॉडी में सबसे पहला सिम्टम्स जो आता है ना वो फीवर का होता है। अब आपको उस समय ठंड लगेगी और एकदम से आप चिल्स फील करोगे, तो ये उस समय इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आपके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, इसकी वजह से। फिर आपको पेन होगा। अब पेन क्यों हो रहा है,
अब ये एक पॉइंट रह गया हमारा मलेज। मलेज का होता है आप अनहैप्पी रहोगे। अच्छा एक बात है, जब आपको फीवर होता है, चिल्स होता है, आप चिड़चिड़ा सा फील करते हो, सैड फील करते हो, आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होता है, आप अपने आप में ही नहीं मतलब कंट्रोल कर पाते हो कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपको टाइफाइड या डेंगू या मलेरिया ऐसी कुछ थोड़ी अच्छी डिजीजेज हुई हैं तो आप उस टाइम पे फील करोगे कि येस हाँ मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है। अभी मुझे रिसेंटली नहीं, मुझे एक साल पहले टाइफाइड हुआ था इसी ड्यूरेशन में। तब उस टाइम पे मेरा मूड स्विंग्स ऐसे थे कि अभी मुझे मूड बहुत अच्छा है तो थोड़े टाइम बाद मुझे बहुत तेज़ का गुस्सा आता था, फिर मुझे बहुत अकेले रहने का मन करता था। फिर इस टाइम के लिए रियलाइज़ करते थे कि ये सारी चीज़ें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, जिसकी वजह से अफेक्ट करती है हमारी बॉडी। वो हमारी बॉडी सिम्टम्स शो करती थी बट हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते थे। हम बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते थे, नींद ज़्यादा आती थी, भूख ना लगती थी, लॉस ऑफ एपेटाइट, राइट। बट ये सारी चीज़ें हम लोग इग्नोर करते रहते हैं। हमारे इंडिया में सबसे बड़ी बात यही है कि जो सिम्टम्स आते हैं ना वो लोग इग्नोर करते रहते हैं। सारे सिम्टम्स मुझे एक वीक पहले से आ रहे थे बट मैं इग्नोर कर रही थी। जब मेरी कंडीशन बहुत बिगड़ गई, जब मैं हॉस्पिटलाइज हो गई, जब मैंने टेस्ट कराया, तब पता चला कि मुझे टाइफॉइड है। तो इसलिए होता है कि सिम्टम्स हमारी बॉडी दिखाती है कि अगर आपकी कंडीशन बिगड़ रही है आप जाके डॉक्टर को दिखाओ, दवा लो। बट हम लोग क्या है, हम लोग चिल रहते हैं और फिर वही चिल हम लोगों को फीवर, मलेज, पेन एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, डिस्पनिया, पता नहीं क्या से क्या दे जाते हैं। सो ये सारी चीज़ें हम लोगों की है और हम लोगों को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। अपने घर में भी आप सब अपने बताइएगा कि कोई भी सिम्टम्स हो आप इसको इग्नोर करें 1 से 2 दिन, बस ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन कर लीजिए, उसकी ज़्यादा आपको इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आसपास के फैमिली डॉक्टर में या फिर हॉस्पिटल में दिखाएं, अपना इलाज जल्द से जल्द कराएं। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। फिर आता है पेन ऑन मूवमेंट। अब आपकी बोन में इन्फेक्शन हुआ, अब आपकी बोन में इन्फेक्शन, अब इन्फ्लामेशन, अब आपका बोन में अगर मूवमेंट करा रहे हो तो कितना ज़्यादा पेन होगा। शायद वो सारे जितने भी आपका वर्क है वो उतने अच्छे से आप ना भी कर पाओ। क्यों? क्योंकि आपकी एक्सट्रीमिटीज़ में ही प्रॉब्लम है। फिर आपका आता है टेंडरनेस, रेडनेस, एडेमा। आपको वहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ है तो इन्फ्लामेशन के बाद आपको पता है टेंडरनेस, रेडनेस ऑफ कोर्स ये बात आ जाता है। एडेमा मिलेगा, इन्फ्लामेशन हुआ, स्वेलिंग आपको मिलेगी। आपका पस का फॉर्मेशन होगा। पस का फॉर्मेशन इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इन्फ्लामेशन करने के लिए, इन्फेक्शन करने के लिए सिक्रीशन करता है। वो सिक्रीशन को हम लोग एज अ पस में कह सकते हैं। फिर आपका आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन अब आपको एकदम क्लियर होगा। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, हम लोग पेशेंट से पूछते हैं कि उनको इन्फेक्शन कैसे हुआ, उनको कोई हॉस्पिटल से इन्फेक्शन हुआ या फिर उनको कोई चोट लगी थी या फिर कोई सर्जरी हुई या फिर उन्होंने कोई आर्टिफिशियल जॉइंट्स का यूज़ करा या फिर कोई मटेरियल का यूज़ करा है। फिर हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें हम लोग हर एक सिम्टम्स को उनमें चेक करते हैं। फिर हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट से भी हम लोगों को पता चल जाता है। सीटी स्कैन कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, बोन का स्कैन कराते हैं, हम लोग बोन टिश्यू का एस्पिरेशन करते हैं जिससे जो ऑर्गेनिज्म है उसका पता चल सके। हम लोग जो फ्लूइड निकलता है जॉइंट में उसको भी एस्पिरेट करके डायग्नोस कराते हैं जिससे हम लोगों को ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं लेकिन आपकी बॉडी में कौन सा ऑर्गेनिज्म अफेक्ट कर रहा है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम इन दोनों से ये जानते हैं कि कौन सा बॉडी में आपका ऑर्गेनिज्म ने अफेक्ट कर रहा है, जिसके बाद से उस ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे हम लोग आपका मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट कर सकें। फिर आपका आता है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट आप क्या करेंगे? तो मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले तो आप एंटीबायोटिक देंगे। एंटीबायोटिक इसलिए देंगे क्योंकि वो बैक्टीरिया का अगर हो रहा है तो बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन हो रहा है तो हम लोग एंटीबायोटिक देंगे। एंटीबायोटिक के नाम आपको खुद से बहुत सारे याद होने चाहिए जैसे कि एमॉक्सिसिलिन, पेनिसिलिन। अब आप खुद से लिख सकते हो, इसमें कोई मतलब लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपका आता है एंटी फंगल मेडिकेशंस। ये आपके फंगस के अगेंस्ट मेडिकेशंस वर्क करेंगे। आप एनाल्जेसिक लोगे, एनाल्जेसिक लोगे आप पेन के लिए लोगे। एनाल्जेसिक में आपका आएगा डाइक्लोफेनेक आएगा, ट्रामाडोल आएगा। आप इमोबिलाइजेशन करोगे। इमोबिलाइजेशन का यूज़ इसलिए करोगे, अगर आप इमोबिलाइज का यूज़ नहीं करोगे, ऑर्थोपेडिक का यूज़ नहीं करोगे तो आप उतना मूवमेंट करोगे तो आपके बोन पे उतना ज़्यादा इफेक्ट होगा, उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगा। तो उस टाइम पे आपको क्या यूज़ करना है? कास्ट का यूज़ करना है, ट्रैक्शन का यूज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेड रेस्ट करनी है। तो ये आपके मेडिकल मैनेजमेंट में आता है। फिर आपका आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट आपका एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब सिंपल सी बात है, आप बोन तो हटा नहीं दोगे। जो बोन वीक है या जो बोन डिफेक्टिव है उसको आप हटा तो नहीं दोगे, उसको आप इन्फेक्शन को कैसे ट्रीट करोगे एंड मतलब उसके अगेंस्ट में ड्रग लेके, इसमें तो नो डाउट है। आपको मेन क्या है, जब अगर वहाँ पे पस फॉर्मेशन है तो आपको ड्रेनेज प्रोसीजर की ज़रूरत होगी।
आप सबसे पहले इंसीजन करोगे। इंसीजन का मतलब क्या होता है, आप वहाँ पे कट करोगे, कट करने के बाद में जो भी फ्लूइड है, जो भी वहाँ पे पस फॉर्मेशन है या फिर जो भी फ्लूइड है, उसको आप ड्रेन करोगे। ड्रेन का मतलब क्या होता है, अंदर से आप उसको बाहर निकालोगे, सक्शन के थ्रू रिमूव आउट करोगे। रिमूव करोगे उस प्रोसीजर को हम लोग ड्रेन आउट प्रोसीजर भी कहते हैं। फिर आप उसको इन सीज़न को फिर से नॉट करके फिर से आप उसको टक कर दोगे। यह आपका होता है सर्जिकल मैनेजमेंट। फिर आपके नर्सिंग मैनेजमेंट है। नर्सिंग मैनेजमेंट तो आप खुद से बहुत सारे लिख सकते हैं, आई नो। अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, लेकिन आपके मेन नर्सिंग मैनेजमेंट के पॉइंट्स क्या रहेंगे, आपको सबसे पहले पेशेंट को असेस करना है, पेशेंट के सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करना है, उसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करना है, उसकी रिपोर्ट को असेस करना है, एडमिनिस्टर करना है मेडिकेशन को टाइम पे, वाइटल्स को करना है, पेशेंट को एजुकेट करना है, पेशेंट को मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में बताना है, पेशेंट को बताना है कि उनको डाइट मैनेजमेंट कैसे करना है, हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, और ये चीज़ कभी डेवलप दोबारा ना हो उसको कैसे करना है। ये सारी चीज़ें आप पेशेंट से करेंगे तो ये सारी चीज़ आपकी क्या आ जाएगी, नर्सिंग मैनेजमेंट में आ जाएगी। और कोई पॉइंट आपको है तो आप खुद से भी ऐड कर सकते हैं, आपकी बुक में भी बहुत ज़्यादा पॉइंट मेंशंस हैं, बट जो मैंने पॉइंट्स बताए वो हम लोग मतलब ऑफकोर्स ये बात हम लोग बहुत सारी ये सारे पॉइंट्स करते रहते हैं वॉर्ड में, तो ये कॉमन से पॉइंट है, इसमें आपको कोई लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये सोच लीजिएगा नर्सिंग मैनेजमेंट के लिए आपके सामने पेशेंट है और आप उस समय क्या क्या चीज़ उस पेशेंट पे करेंगे, ये सोच के बस उस टाइम पे आपको ये परफॉर्म करना है। ओस्टियोमाइलाइटिस टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। ओस्टियोमाइलाइटिस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। मस्कुलोस्केलेटल इन्फेक्शन में आपका ओस्टियोमाइलाइटिस है। बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि ये जो आपका ट्यूमर टॉपिक है वो आप पढ़ेंगे AHN2 में। ट्यूमर, कैंसर, ये सारी चीज़ें आपकी ऑन्कोलॉजी में आती है। अब हम लोग पढ़ेंगे मस्कुलोस्केलेटल इन्फ्लामेशन, ब्रूसाइटिस, साइनोवाइटिस एंड अर्थराइटिस। अर्थराइटिस को हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है, और आपका जो साइनोवाइटिस और ब्रूसाइटिस है वो आपका सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले ब्रूसाइटिस से। ब्रूसाइटिस क्या होता है? ब्रूसाइटिस का होता है मतलब आइटिस का मतलब ही होता है आपका इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन किसका होगा? बुर्सा का, उसको हम लोग कहते हैं ब्रूसाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ बुर्सा इज नोन एज ब्रूसाइटिस। अब ये बुर्सा होता क्या है? ये आपका एक क्लोज्ड, इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है, ये आपका कुशन की तरह वर्क करता है। कुशन मतलब एक तकिया की तरह वर्क करता है, एक मतलब बीच में एक मीडियम की तरह वर्क करता है। यह आपका ग्लाइडिंग सरफेस पे रहता है और ये आपके फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है दो टिश्यू के बीच में। अगर आपको सिंपल से मैं डायग्राम करूँ तो जो दो टिश्यूज़ होते हैं, दो टिश्यूज़ के बीच में आपका जो भी फ्लूइड रहता है क्लोज्ड बुर्सा के बीच में, वो कुशन में रहता है और इन दोनों के फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, उसको हम लोग कहते हैं बुर्सा। ये आपका जब इन्फ्लामेशन या फिर इसमें कोई भी इंजरी या फिर किसी के कारण भी इन्फ्लामेशन डेवलप हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं ब्रूसाइटिस। क्या कहते हैं? ब्रूसाइटिस। फिर आपका आता है साइनोवाइटिस। साइनोवाइटिस में क्या होता है? आपका इन्फ्लामेशन होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन का। साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर आपका क्या होता है? साइनोवियल फ्लूइड्स होते हैं। ये साइनोवियल फ्लूइड्स आपको जॉइंट्स में मिलते हैं, और अगर साइनोवाइटिस होगा तो आपको सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा? जॉइंट का इन्फ्लामेशन मिलेगा। फिर आपका आता है एग्जाम्पल, जैसे कि आपको पता है कि एल्बो जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, तो इनमें आपको मिलेगा। फिर अब हम लोग पढ़ते हैं अर्थराइटिस। अर्थराइटिस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि अर्थराइटिस आपका शॉर्ट में आ जाता है, लेकिन जो आपको साइनोसाइटिस और ब्रूसाइटिस है वो आपका वेरी शॉर्ट में आता है, तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है। अर्थराइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट। अर्थराइटिस आपके दो टाइप्स के होते हैं, ओस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये वेरी शॉर्ट में अलग से पूछ लेते हैं, और अगर अर्थराइटिस आ रहा है तो आप ऑफकोर्स ये बात है दोनों अर्थराइटिस को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कॉजेज़, किसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो सकता है जॉइंट में। डिफरेंट कॉजेज़ दे रखे हैं, मतलब कि ओस्टियोआर्थराइटिस का अलग से कॉजेज़ दे रखा है और रूमेटॉइड अर्थराइटिस का अलग से कॉज दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ओस्टियोआर्थराइटिस का। ओस्टियो मतलब क्या? आपके जो बोन में इन्फ्लामेशन मिलेगा तो उसको हम लोग कहते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस। पहला पॉइंट इसमें है ट्रॉमा की वजह से। ट्रॉमा का क्या मतलब है? कोई भी आपको एक्सीडेंट हो गया या फिर फॉल इंजरी हो गई, उसकी वजह से अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है, उसको हम लोग कैसे कह सकते हैं? ओस्टियोआर्थराइटिस में वो कॉजेज़ है। फिर
फिर आपका मैकेनिकल स्ट्रेस, आप बहुत ज़्यादा वेट बेयर कर रहे थे, मतलब उठा रहे थे, उसकी वजह से आपकी बोन पे स्ट्रेस पड़ा, फिर आपके में डेवलप हो सकता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। फिर है इन्फ्लामेशन, कोई भी इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन की वजह से अगर डेवलप हुआ तब आपके में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। जॉइंट इनस्टेबिलिटी, अब जॉइंट में इनस्टेबिलिटी होगी तो आपका जॉइंट में इन्फ्लामेशन डेवलप होगा। अब जॉइंट में इन्फ्लामेशन डेवलप होने की वजह से ही आपका अर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। फिर आपका आता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, कोई भी आपको न्यूरोलॉजिकल रिलेटेड स्प्लिट कोई भी आपको, फिर आपका पॉइंट है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, कोई भी आपको न्यूरोलॉजिकल स्प्लिट फिर आपका आता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, कोई भी आपको न्यूरो रिलेटेड नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम है उसकी वजह से अगर आपका डेवलप हो रहा है तो उसको भी हम लोग एज अ कॉज रखते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में। फिर आपका आता है स्केलेटन डिफॉर्मिटीज़, अगर आपके कोई भी पूरे स्केलेटल सिस्टम में कोई भी बोन में डिफॉर्मिटीज़ है उसकी वजह से भी डेवलप हो सकता है। हेमाटोलॉजिकल एंडोक्राइन डिसऑर्डर, हेमाटोलॉजिकल मतलब आपको कोई भी ब्लड डिसऑर्डर है, एंडोक्राइन मतलब आपके जो भी एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर है उसकी वजह से भी ये डेवलप हो सकता है। एंडोक्राइन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट हार्मोन्स का रहता है और हेमाटोलॉजिकल में आपका मेन इफेक्ट ब्लड का रहता है, जिसकी वजह से ये अर्थराइटिस प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। फिर आपका आता है ड्रग्स, अब कोई ऐसी ड्रग्स होती है जो इन्फ्लामेशन डेवलप कर देती हैं, जैसे कि आपकी ड्रग आती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड मोस्ट कॉमन ड्रग है, इसका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स रहता है आपकी बॉडी पे, इसीलिए इसका हर एक चीज़ मतलब जैसे अमाउंट है, डोज है, ये हर एक चीज़ एकदम प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपको लेनी चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं कॉजेज़ रूमेटाइड अर्थराइटिस के। रूमेटाइड अर्थराइटिस के आपके सिर्फ दो कॉजेज़ हैं, ऑटोइम्यून डिजीज़, जेनेटिक फैक्टर। ऑटोइम्यून डिजीज़ क्या होती है? ऐसी डिजीज़ जिसमें जो आपके सेल्स हैं वो रिकॉग्नाइज ना कर पाए और खुद के ही सेल्स को हार्म करने लगे, उसको हम लोग कहते हैं ऑटोइम्यून डिजीज़। ये आपकी क्रोनिक कंडीशन में डेवलप होती है, ओन सेल मतलब खुद के सेल खुद के टिश्यू को हार्म करने लगेंगे, आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे कि ये बाहर का है कि हमारी बॉडी का है, और सेल को ही आप अटैक करेंगे। फिर आपका आता है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर का मतलब होता है कंजेनाइटल प्रॉब्लम, आपको बाय बर्थ अगर ये ऐसी प्रॉब्लम है तब आपको रूमेटाइड अर्थराइटिस हो सकता है। तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कॉजेस से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मेंशन करिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। बुक में पैथोफिजियोलॉजी जो दे रखी है वो पैराग्राफ फॉर्म में दे रखी है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दे रखी है, इसलिए मैंने पैथोफिजियोलॉजी इसकी अलग से प्रिपेयर करी है। जैसे कि सबसे पहले आपका आएगा ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। अब सिंपल सी एक पैथोफिजियोलॉजी जिसमें सिर्फ आपके 4 पॉइंट्स हैं, लेकिन ये 4 पॉइंट्स अर्थराइटिस का अगर वेरी शॉर्ट में आ रहा है तो अगर आप लिखोगे तो इतना सफिशिएंट है, बट शॉर्ट में अगर 5 मार्क्स में आ रहा है तो इतनी पैथोफिजियोलॉजी नहीं सफिशिएंट है, उसके लिए हम लोग सेपरेट सब आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें क्या है? ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, इटियोलॉजी की वजह से आपके में क्या डेवलप होगा? इन्फ्लामेशन होगा। इटियोलॉजी में इन सब की वजह से ऑर्गेनेस इंटर करेंगे, ऑर्गेनेस क्या करेंगे? इन्फ्लामेशन करेंगे। इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन करने के बाद में जो भी आपका जॉइंट है वहाँ पे लिमिटेड जॉइंट का मूवमेंट होगा। मूवमेंट कम होते ही आपके बोन में ओस्टियोफाइट होगा, ओस्टियोफाइट डेवलप होते ही एस्क्लेरोसिस होगा। ये एस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है? डेड सेल्स का प्रेजेंस होना। ओस्टियोफाइट आपका अर्थराइटिस में मोस्ट कॉमन फैक्ट है और यही आपके पैथोफिजियोलॉजी एकदम कॉमन मेंशन है। लेकिन अगर आप डिटेल में करेंगे तो क्या आएगा? तो डिटेल में सबसे पहले आपका बॉडी में क्या होगा? ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर आप लिख देंगे, फिर इन्फ्लामेशन लिख देंगे, इन्फ्लामेशन लिखने के बाद में आप फिब्रिलेशन लिखेंगे, फिब्रिलेशन अगर होगा आपकी बॉडी में, उसके बाद में अल्सर होगा, अल्सर के बाद में फॉर्मेशन होगा लूज बॉडीज़ का, फिर लो ग्रेड का इन्फ्लामेशन होगा, फिर आपके जॉइंट मूवमेंट लिमिटेड होंगे, फिर ओस्टियोफाइट का फॉर्मेशन होगा, फिर एक्लेरोसिस होगा। एक्लेरोसिस का मतलब होता है एब्नॉर्मल हार्डनिंग। वैसे एग्जाम पर्पस के लिए ये आपकी एकदम परफेक्ट है पैथोफिजियोलॉजी, अगर आप ये प्रिपेयर करें तो इसमें नो डाउट है आप कर सकते हैं। लेकिन इन्फ्लामेशन ऐसे नहीं डेवलप होता है, इन्फ्लामेशन से पहले आपके 3 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा फिब्रिलेशन, फिर अल्सरेशन, फिर आपको फॉर्मेशन मिलेगा लूज बॉडीज़ का, उसके बाद ही आपका लो ग्रेड का इन्फ्लामेशन डेवलप होता है। अब पैथोफिजियोलॉजी में सबको लगता है कि इसमें एक्सप्लेन करना चाहिए, तो इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं होता, जो एक पॉइंट्स होते हैं उनको मेनली डिस्कस करना होता है कि कौन कौन से स्टेप्स के बाद आपका कौन सा पॉइंट आ रहा है। फिर आपका आता है ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस और अब हम लोग रूमेटिक अर्थराइटिस को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे।
तो ओस्टियोआर्थराइटिस को हम लोग डिनोट करते हैं OA से और रूमेटॉइड आर्थराइटिस को लिखते हैं हम लोग RO से। ये मोस्ट कॉमन जॉइंट की डिजीज़ है जो आपको मिलती है ह्यूमन बींग्स में। इसमें आपका मेजर टारगेट टिश्यू और जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो अफेक्ट होता है। इसमें आपका कार्टिलेज फेल हो जाता है जिसमें आपकी सेकेंडरी रिमॉडलिंग और हाइपरट्रॉफी होती है बोन की। सिंपल सी बात है, ओस्टियोआर्थराइटिस में आपको पता चल गया कि क्या होता है। ये मेन इसके कॉज में इडियोपैथिक और अंडरलाइंग कॉज भी दिया है, जैसे कि एंडोक्राइन डिजीजेस हो सकती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटिस, एक्रोमेगाली, आपको कोई भी डिपोजिशन डिजीजेस हो सकती हैं, आपको कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो जिसकी वजह से ओस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होगा। फिर इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आप इसमें तो वैसे मेंशन करा पैराग्राफ में, लेकिन आप मेन पॉइंट लिख सकते हैं कि इसमें पेन होगा, स्टिफनेस होगा, जॉइंट में स्वेलिंग होगी, टेंडरनेस होगा, जॉइंट में डिफॉर्मिटीज़ होगी, लिमिटेड मोशन हो जाएगा, एडिमा मिलेगा आपको, स्टिफनेस होगा, टेंडरनेस होगा। ये सारी चीज़ आप लिख सकते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में। फिर आपका आता है डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में आप क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड सीरम टेस्ट कराएंगे, एक्सरे कराएंगे, CT स्कैन कराएंगे, बोन स्कैन कराएंगे आप। फिर आप करेंगे मैनेजमेंट क्या है, तो सबसे पहले आपका मैनेजमेंट आता है कि आप बॉडी पोस्चर को एकदम प्रॉपर रखेंगे। इसमें लिमिटेड मोशन को आपको यूज़ करना है। वेट रिडक्शन, आपको ज़्यादा वेट नहीं बियर करना, ज़्यादा वेट नहीं उठाना है, प्रॉपर रेस्ट करना है। आपको थेरेपी और एक्सरसाइज की यूज़ करनी है, इसमें आप थेरेपिस्ट का यूज़ करेंगे, आप एक्टिव पैसिव एक्सरसाइज करेंगे जो भी आपको बताएंगे। फिर आप ड्रग ट्रीटमेंट करेंगे। ड्रग ट्रीटमेंट में जो भी आपको ड्रग मिल रही है उसको प्रॉपर टाइम पे आपको लेना है। फिर आपके रेस्ट और एक्सरसाइज आता है। आप हीट एंड कोल्ड मैनेजमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्रेशन यूज़ करना होता है। अब जैसे कि हॉट पैक में आप वार्म कंप्रेशन, वार्म शावर को ले सकते हैं, या फिर हीटिंग पैड का आप यूज़ कर सकते हैं। कोल्ड में आप आइस पैक का यूज़ कर सकते हैं, कोल्ड पैक का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोल्ड पैक आपको सिर्फ 20 मिनट तक यूज़ करना है, उससे ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है। फिर आपका आता है डाइटरी मैनेजमेंट। डाइटरी मैनेजमेंट में आप क्या लेंगे, सबसे ज़्यादा आपको उस टाइम पे प्रोटीन की ज़रूरत है, कैल्शियम की ज़रूरत है, कार्ब्स की ज़रूरत है। आपको फैट नहीं लेना है, कंटामिनेटेड फूड नहीं खाना है, मिल्क लेना है, फ्रूट्स लेना है, और आपको ऐसी डाइट लेनी है जिसमें सोडियम लो हो, और जो भी आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो आपके प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए आपकी बॉडीज़ के हिसाब से। और आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज़। ये थेरेपीज़ आपकी होम्योपैथिक भी होती है। इसमें हम लोग स्पेशली प्रोवाइड करते हैं ट्रीटमेंट जो आपके डिजीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है। फिर आपका आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट आप वही सब लिखेंगे कि आप असेस करेंगे, प्रोवाइड करेंगे कंफर्टेबल पोजीशन, प्रोवाइड करेंगे काम इन्वायरमेंट, फिर पेशेंट को एजुकेट करेंगे, पेशेंट को असेस करेंगे, प्रोवाइड करेंगे साइकोलॉजिकल सपोर्ट, पेशेंट से आप IPR मेंटेन करेंगे, पेशेंट को काउंसलर मतलब कम्युनिकेटर प्रोवाइड करेंगे, और उसके अदर स्किल्स में आप हेल्प करेंगे। उनकी एक्टिव पैसिव एक्सरसाइज में भी आप उनकी बहुत हेल्प करेंगे। आप उनको स्किन केयर प्रोवाइड करेंगे, उनको हाइजीन मेंटेन करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आपके नर्सिंग मैनेजमेंट में आ जाएंगे। फिर आपका आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में आप क्या करेंगे, आप ऑर्थोपेडिक सर्जरी और जॉइंट ऑर्थोप्लास्टी करेंगे। यही हम मेन है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। क्या है, आप ऑर्थोपेडिक सर्जरी करेंगे और जॉइंट ऑर्थोप्लास्टी करेंगे। फिर आपका आता है रोमैटिक आर्थराइटिस। रोमैटिक आर्थराइटिस की अगर मैं बात करूँ तो ये आपकी एक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है। यह आपके मेनली किसको अफेक्ट करती है, जो आपके साइनोवियल लाइन जॉइंट्स हैं उनको अफेक्ट करती है। यह अफेक्ट कार्डियक, नर्वस, पल्मोनरी, रेटिकुलो एंडोथीलियल और आपके इंट्राग्यूमेटरी सिस्टम पे करती है। इसका अगर हम मीटियोलॉजी की बात करें तो एक है आपका अननोन कॉज आता है जिसको हम लोग कहते हैं इडियोपैथिक। बाकी तो अभी हम लोगों ने डिस्कस करा, जैसे कि ऑटोइम्यून डिजीज़ आता है और जेनेटिक फैक्टर्स आते हैं। कुछ आपको जॉइंट्स दिखाएं जो आपके कॉमनली आते हैं रोमैटिक आर्थराइटिस में, जैसे कि हैंड का, हिप का, नी का, फुट का, स्पाइन का। फुट पे अफेक्ट करेगा, नी, हिप, हैंड, स्पाइन। ये आपके कॉमन रोमैटिक आर्थराइटिस के जॉइंट्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। फिर हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एकदम सेम रहेगा, इसमें आपको कोई डिफरेंस नहीं है। आपको जॉइंट में स्टिफनेस मिलेगा, स्वेलिंग मिलेगी, टेंडरनेस मिलेगा, एडेमा मिलेगा, पेन मिलेगा, लिमिटेड मोशंस हो जाएंगे। वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फीवर भी होगा,
चिल्स होगा। क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से आपको इन्फेक्शन मिल रहा है। जॉइंट में डिफॉर्मिटीज़ अकर्स होंगी। तो ये आपके कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है जो आपको रूमेटिक अर्थराइटिस में भी मिलेंगे और आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी मिलेंगे। रूमेटिक अर्थराइटिस का सबसे ज़्यादा अफेक्ट आपके फिंगर्स पे होता है, जब आपके फिंगर्स स्वान नेक डिफॉर्मिटी फिंगर्स हो जाती है। अब स्वान नेक क्या, अगर आपको पता है जो स्वान होती है उसकी नेक इस तरीके से होती है, इस टाइप से अगर आपके फिंगर का मतलब हो जाती है तब हम लोग कहते हैं कि इसमें अफेक्टेड है आपको रूमेटाइड से, मतलब कि आपको रूमेटाइड अर्थराइटिस हुआ है। इसका फिगर भी आपको याद रखना है, कभी कभी ऑस्की में अगर आपको फिगर मिलता है तो आपको ध्यान रखना है कि ये आपका अफेक्टेड रूमेटाइड अर्थराइटिस का ही है। फिर आपका आता है डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। सबसे पहले आप कराएंगे हिस्ट्री कलेक्शन, और इसमें आपको फैमिली की हिस्ट्री लेना, कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कंजेनाइटल प्रॉब्लम भी, ऑटोइम्यून डिजीज़ भी है। फिर आप फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें आप सिम्टम्स को देखेंगे। फिर आप एक्सरे कराएंगे, साइनोवियल फ्लूइड को एस्पिरेट कराएंगे जिससे आपका ऑर्गेनिज्म पता चले कि कौन सा ऑर्गेनिज्म अफेक्ट कर रहा है। आप ब्लड टेस्ट कराओगे, सिटी स्कैन, MRI कराओगे। ये आपके डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन है रूमेटाइड अर्थराइटिस के। फिर आपका आता है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो ये आपका रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को, इसलिए आपको एंटीबायोटिक का यूज़ करना है। आप पेशेंट को रिलीफ दिलाओगे डिस्कम्फर्ट से, आप पेशेंट को प्रिवेंट करोगे कि वो उसकी जो डिफॉर्मिटी है वो करेक्ट हो जाए। अब जो आप ये देख रहे हो वो भी एक डिफॉर्मिटी में तो आता है, उसको भी आपको करेक्ट करना है। आप मेंटेन करोगे कि उसके जो फंक्शंस हैं अफेक्टेड स्ट्रक्चर्स के वो रिस्टोर हो सके। आप जितनी जल्दी हो सके उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे। फिर आपका आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपका आता है ऑर्थोस्कोपी। ऑर्थोस्कोपी और उसी को हम लोग कहते हैं रिकन्स्ट्रक्टिव ऑफ द जॉइंट, मतलब कि जो जॉइंट आपका मतलब डैमेज हो गया, फिर जो डिफॉर्मिटीज़ हैं उनको हम लोग सही करेंगे, उसको हम लोग कहते हैं ऑर्थोस्कोपी। इसमें हम लोग मेनली क्या यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल जॉइंट को हम लोग सही नहीं कर सकते तो बाहर से आर्टिफिशियल जॉइंट को उसमें ट्रांसप्लांट करेंगे। और जो भी प्रॉब्लम थी पेशेंट्स को, जैसे कि उसको पेन हो रहा था या फिर उसका फंक्शन नहीं हो पा रहा था या फिर जो उसका लॉस हुआ था, वो सारी चीज़ उस आर्टिफिशियल जॉइंट से कवर अप हो जाता है। फिर आपका पॉइंट आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। अगर आप मैनेजमेंट लिख रहे हैं ना तो सबसे पहले आप मेडिकल मैनेजमेंट लिखते हैं, फिर सर्जिकल लिखते हैं, फिर नर्सिंग मैनेजमेंट लिखते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में आप असेस करोगे पेशेंट की कंडीशन को, लोकेशन देखोगे, एजुकेट करोगे पेशेंट को उसके रिस्क फैक्टर के बारे में और कैसे उसको मेंटेन करना है, प्रोटेक्ट करना है अपने जॉइंट के, उसको आप बताओगे। पेशेंट को टीच करोगे कि आपको नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट को मानना है। पेशेंट को आप एजुकेट करोगे मेडिकेशंस के लिए, पेशेंट को एडमिनिस्टर करोगे एनाल्जेसिक मेडिकेशन क्योंकि पेन होगा। आप फिजिकल थेरेपिस्ट को भी पेशेंट को प्रोवाइड करोगे जो उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। नर्सिंग डायग्नोसिस अर्थराइटिस के आपकी बुक में ही मेंशन है, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है आपका एक्यूट एंड क्रॉनिक पेन रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटी। सेकेंड है इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू वीकनेस, स्टिफनेस और पेन और एम्पुटेशन। थर्ड पॉइंट है सेल्फ केयर डेफिसिट रिलेटेड टू जॉइंट डिफॉर्मिटी एंड पेन विद एक्टिविटी। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन मोर देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इनटेक इन एक्सेस ऑफ एनर्जी आउटपुट। Chronic low self-esteem related to changing physical appearance and social and work roles। वैसे नर्सिंग डायग्नोसिस बहुत सही है बुक में जो मेंशन है, बट प्लीज़ आप एज इट इज़ नर्सिंग डायग्नोसिस मत लिखिएगा अपनी AHN एग्ज़ाम कॉपी में, क्योंकि अगर ऐसे नर्सिंग डायग्नोसिस लिखते हो तो मार्क्स नहीं मिलते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस लिखने का मतलब होता है पहले आप पेशेंट का सिम्टम्स लोगे, आप उसको रिलेट करोगे डिजीज़ कंडीशन से, फिर एज एविडेंस बाई जिससे आपने एविडेंस मतलब जिससे आपने माना उस चीज़ को आप लिखते हो, तो आपको वैसे लिखना है। आपके बुक में मेंशन था तो मैंने आपको एक बार बता दिया, बट आपको उस तरीके से लिखना है। आपका अर्थराइटिस टॉपिक कंप्लीट हो गया। अर्थराइटिस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर, जिसमें आपका आता है ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोमलेशिया एंड पेगेट डिजीज़। ये तीन आपके इंपॉर्टेंट हैं। एक बार मैं ओवरव्यू कर देती हूँ कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में पार्ट 1 वीडियो में हम लोग फ्रैक्चर, स्ट्रेन, कॉन्ट्यूशन, एम्पुटेशन को डिस्कस कर चुके थे। कास्ट, स्प्लिंट, ट्रैक्शन, क्रच वॉकिंग को डिस्कस कर चुके थे। आज की वीडियो में हम लोगों ने मस्कुलोस्केलेटल इन्फेक्शन जिसमें हम लोगों ने ओस्टियोमिलाइटिस डिस्कस करा, फिर हम लोगों ने मस्कुलोस्केलेटल इन्फ्लामेशन में ब्रूसाइटिस, साइनोसाइटिस, अर्थराइटिस को डिस्कस करा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को। वो आपके मेन 3 हैं जिसको हम लोग कहते हैं ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोमलेशिया एंड पेगेट डिजीज़। फिर आपका मेन एक डिजीज़ रहेगी पॉट स्पाइन जो आपके आती है स्पाइनल कॉलम डिफेक्ट या डिफॉर्मिटीज़ में।
अगर मैं आपसे बात करूँ जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है वो होता है ओस्टोमलेशिया, ओस्टोमलाइटिस और ओस्टियोपोरोसिस में। तो सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए जो ओस्टोमलाइटिस है, आइटिस मतलब नाम से पता होना चाहिए ये इन्फेक्शन का आ रहा है मस्कुलोस्केलेटन का। फिर जो रेस्ट ऑफ है वो आपके मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर है। फिर आपको ये पता होना चाहिए जो ओस्टियोपोरोसिस है वो आपके बोन को वीक और ब्रिटल करती है, मतलब कि जब बोन आपकी कमज़ोर हो जाती है तो वो टूटने लगती हैं, टूट जाती हैं, ब्रिटल हो जाती हैं, वो आपकी एज अ साइलेंट किलर रहती है। साइलेंट किलर ओस्टियोपोरोसिस है। ओस्टोमलेशिया आपकी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, लेकिन इसमें इनएडिक्वेट में मिनरलाइजेशन होता है बोन के टिश्यूज़ में। तो मैंने एक सिंपल सा डिफरेंस कर दिया जिससे आपको कभी कन्फ्यूजन ना हो। अगर कन्फ्यूजन हो तो इस 1 मिनट की वीडियो को प्लीज़ पॉज करके आप लिख लीजिए अपनी कॉपी पे, ओस्टोमलाइटिस, ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टोमलेशिया, क्योंकि अगर आपको नाम नहीं क्लियर होगा तो मेरे अकॉर्डिंग कभी भी आप एग्जाम में इतने अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर से। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ओस्टियोमलेशिया। ये एक रेयर कंडीशन है, आपको एडल्ट बोन में मिलेगी। इसमें क्या होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से डेवलप हो जाता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपको मेनली चाइल्ड में मिलती है, तो हम उसको कहते हैं रिकेट्स। क्या कहते हैं, रिकेट्स। ये आपके लिए स्पेशल पॉइंट है, आप इसको ज़रूर लिखिएगा एग्जाम में भी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी या फिर आपको डीकैल्सिफिकेशन या फिर आपकी बोन का सॉफ्टनिंग होता है, उसको हम लोग कहते हैं ओस्टोमलेशिया। जब आपकी मतलब बॉडी में विटामिन डी नहीं था, जिसकी वजह से जो आपका बोन है उसमें डीकैल्सिफिकेशन होगा, मतलब कि बॉडी में जब कैल्शियम की नीड थी तो आपका कैल्शियम कहाँ से आया, बोन से आया, जिसकी वजह से आपकी बोन कमज़ोर होने लगेंगी। बोन कमज़ोर होने लगेंगे तो ये आपका डेवलप कर देंगे मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर, जिसको हम लोग कहते हैं ओस्टियोमलेशिया। आपको नाम से क्लियर होना चाहिए कि ये डिजीज़ है क्या। अगर आपको नाम से नहीं क्लियर होगा कि डिजीज़ क्या है, मतलब आप कभी क्लियर ही ना कर पाओ कि ओस्टियोमलेशिया क्या होता है, ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है, तो शायद आप एग्जाम में नहीं लिख पाओगे। इसीलिए मैं एकदम क्लियर, एकदम सिंपल वे में आपको बता रही हूँ कि ओस्टियोमलेशिया होता क्या है। ओस्टियोमलेशिया मतलब कि बोन में जो भी उसका मटेरियल था उसका हट जाना। और बोन में सबसे ज़्यादा मटेरियल किसका होता है, कैल्शियम का होता है। आपके बोन है, जैसे एक आप बोन लो, उसमें से आप एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ, फॉर एग्जांपल आप चौक लो, चौक में सबसे ज़्यादा कंस्टिट्यूएंट मान लीजिए कैल्शियम का है, तो आप कैल्शियम को रिमूव करते रहोगे तो एक समय पे वो चौक कैसी हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, वो बोन कैसी हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। फिर वो चीज़ क्या डेवलप करेगी, ब्रिटल डेवलप करेगी और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स डेवलप करेगी। डिस्कस करेंगे कॉजेस, ईटियोलॉजी जिसकी वजह से बॉडी में डेवलप हो रहा है ओस्टोमलेशिया। तो सबसे पहले कि आपकी बॉडी में एक्सपोजर कम हुआ यूवी रेस का। यूवी रेस के एक्सपोजर से आपको विटामिन डी मिल जाएगा। कॉमन सी बात है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी। विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स आपका सनलाइट है। अगर सन के लाइट में आपने बहुत ज़्यादा एक्सपोजर करा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम रहा है, तो आपको कभी भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होगी। इसका मतलब अगर आपको ओस्टियोमलेशिया हो रहा है, इसका मतलब है कि आपने विटामिन डी की डेफिशिएंसी है और आपने कम एक्सपोजर रखा है सनलाइट से या फिर अपने यूवी रेस, सिंपल सा यूवी रेस कह सकते हैं। और आपका नेक्स्ट पॉइंट है जीआई माल एब्जॉर्प्शन। जीआई माल एब्जॉर्प्शन क्या है, सबसे पहले तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जीआई हो गया। माल एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, जो जैसे एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वैसे एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, माल प्रैक्टिस हुई है, वहाँ पे गलत तरीका हुआ है। या तो एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाए वो लोग सही से, या तो वो मटेरियल सही नहीं था एब्जॉर्ब करने के लिए। तो इसमें माल एब्जॉर्प्शन की वजह से भी विटामिन डी आपकी बॉडी में फुलफिल नहीं था। एक्सटेंसिव बर्न, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपका मेन इंपॉर्टेंट कॉज है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करा, आप भी इसको हाईलाइट कर लीजिए। बर्न इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बर्न के केसेस में ज़्यादातर चांसेस होता है कि आपके में डेफिशिएंसी हो जाती है और वो डेफिशिएंसी डेवलप कर देती है ओस्टियोमलेशिया को। क्रोनिक डायरिया, क्रोनिक डायरिया अब मतलब एक होता है ना डायरिया एक्यूट, क्रोनिक। एक्यूट है तो वो थोड़े टाइम की होती है, मतलब कुछ 2 से 3 दिन की होती है। क्रोनिक वो वीक्स टू मंथ होती है। तो उस टाइम पे क्या होता है, आप जो भी खाने का सामान मतलब फूड मटेरियल ले रहे हो, खा रहे हो, वो आपके पेट में ना ही वो रह पा रहा, ना ही वो डाइजेस्ट हो पा रहा, ना ही वो एब्जॉर्ब हो रहा है, वो डायरेक्ट डिफिकेट हो रहा है, डिफिकेशन प्रोसेस हो रही है, वो स्टूल के थ्रू वो पास हो रहा है। तो जिसकी वजह से माल एब्जॉर्प्शन होगा, डाइजेशन नहीं हो पाएगा, जो भी आप न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो तो वो आपकी बॉडी को नहीं पहुंच रहा है। फिर आपका आता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी एक ऐसी स्टेज है जिसमें
फर्टाइल डेवलपमेंट के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी करती है। डेफिशिएंसी से आपको कभी कभी अनीमिया हो जाता है, फोलिक एसिड अनीमिया हो जाता है, आयरन का हो जाता है, विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो प्रेगनेंसी की कंडीशन में डेफिशिएंसी न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बॉडी को नीड होती है, साथ ही साथ हम लोग फर्टाइल डेवलपमेंट में भी रहता है। फिर आपका आता है किडनी डिजीजेस। किडनी डिजीजेस में हो जाता है, अब आपको पता है जो किडनी होती है वो विटामिन डी के लिए कितने मेन होती है, बट किडनी डिजीजेस हो तो विटामिन डी का वर्क भी तो अच्छे से नहीं हो पा रहा, जो रोल मेन फंक्शनिंग है वो भी अच्छे से नहीं हो पा रही है। फिर आपका एक लास्ट पॉइंट कॉजेस में दे रखा है जो आपका इंपॉर्टेंट है, वो है ड्रग। ये ड्रग है जिसकी वजह से डेवलप हो जाता है ओस्टियोमलेशिया। अब वो ड्रग कौन सी है? वो ड्रग है आपकी फाइनेटियोन। फाइनेटियोन की वजह से डेवलप हो जाता है ओस्टियोमलेशिया। अब हम डिस्कस करते हैं ओस्टियोमलेशिया की पैथोफिजियोलॉजी। आपकी बुक में मेंशन नहीं है बट मैंने सेपरेट से लिखी है, आप उस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे जिससे आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाए। ओस्टियोमलेशिया में सबसे पहले ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, अभी हम लोगों ने जो भी पॉइंट्स पढ़े वो सारे इटियोलॉजिकल फैक्टर ही हैं। उनकी वजह से आपकी बॉडी में विटामिन डी की इनसफिशिएंसी होगी, मतलब कि विटामिन डी की कमी होगी। विटामिन डी की कमी होते ही आपकी बॉडी में मिनरल की ज़रूरत होगी। वो मिनरल आप कहाँ से लोगे? बोन से लोगे। फिर आपका मिनरलाइजेशन होगा बोन का मिनरलाइजेशन होगा। बोन में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। अब कैल्शियम ही बोन से हटेगा, इसको हम लोग कहते हैं डीकैल्सिफिकेशन। अगर बोन में सबसे मेन कंस्टिट्यूएंट आपका कैल्शियम का होता है, अगर बोन में कैल्शियम ही हट जाए फिर बोन आपकी सॉफ्ट होने लगेगी। सॉफ्ट होने के बाद में बोन ब्रिटल मतलब टूटने लगेगी। फिर आपका डेवलप हो जाएगी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में ओस्टियोमलेशिया। और फिर आपको मिलेंगे साइनम सिम्टम्स। साइनम सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको बहुत ज़्यादा पेन मिलेगा, क्योंकि आपकी बॉडी में जो आपका जो सबसे ज़्यादा क्या है स्केलेटन की अगर मैं बात करूँ तो आपके बोन्स है। बोन्स अगर कमज़ोर है तो आपका जो वेट है वो आपका बोन उठा रहा हो वो उस टाइम पे नहीं उठा पाएंगे, तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होगा। साथ ही साथ आपकी मसल्स वीक हो जाएंगी, क्योंकि बोन मसल्स को भी कैरी करती है, और जब बोन वीक है तो आपका मसल्स वीकनेस भी आपको मिलेगा उस टाइम पे। साथ ही साथ आपका वेट लॉस होगा, आपको काइफोसिस मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करा है। काइफोसिस का मतलब क्या होता है? जो आपका स्पाइन है उसका कर्वेचर आपको कॉन्वेक्स में मिलेगा। अभी आप काइफोसिस, एस्क्लेरोसिस, लॉर्डोसिस आगे पढ़ोगे स्पाइन में तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, लेकिन काइफोसिस का सिंपल सा मीनिंग है जो आपका स्पाइन का कर्वेचर वो कॉन्वेक्स में हो जाएगा। फिर आपका आता है जो आपकी डिजीज़ कंडीशन है उसमें बोइंग मिलेगा आपको लेग्स में, और आपको फ्रैक्चर डेवलप हो जाएगा। फ्रैक्चर कैसे डेवलप होता है? बोन का ब्रेक हो जाना, मतलब कि हड्डियों का टूट जाना, उसको हम लोग फ्रैक्चर कहते हैं। जब आपकी बोन सॉफ्ट हो गई, उन पर ज़्यादा वजन पड़ेगा, ज़्यादा का लोड पड़ेगा, वो ऑलरेडी ब्रेक हो जाएंगी, फिर डेवलप हो जाएगा फ्रैक्चर। अब हम डिस्कस करते हैं डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। अब एक फिगर देख रहे हो, एक फिगर से भी एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। नॉर्मल बोन में आप देख रहे हो ना कैसी है, और रिकेट्स की बोन देख रहे हो कैसी है। नॉर्मल कर्वेचर स्पाइन का कैसा है और ओस्टियोपोरोसिस का कर्वेचर कैसा है, ये डायग्राम एकदम क्लियर कर देता है। फिर आपका आता है डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। सबसे पहले आपका पॉइंट है हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर आप एक्सरे कराओगे, ब्लड टेस्ट कराओगे, सीटी स्कैन कराओगे, एमआरआई कराओगे, बोन स्कैन कराओगे। फिर आपका आता है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले जो भी कॉज है आप उसको ट्रीट करोगे, आप सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करोगे विटामिन डी के, एक्सपोजर करोगे सनलाइट्स का, यूवी रेस का, जल्द से जल्द कोशिश करोगे जो भी एक्सट्रीमिटी में ज़्यादा प्रॉब्लम है उसको एम्पुटेट करवा दो। सर्जिकल मैनेजमेंट मेनली आपका सिर्फ एक पॉइंट आता है, जो भी डिफॉर्मिटी है बोन की उसको करेक्ट करना, तो इसका एक ही पॉइंट है सर्जिकल करेक्शन ऑफ बोन डिफॉर्मिटी। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट, आप एजुकेट करोगे पेशेंट को डाइट के बारे में, एक्सपोजर कैसे लेना सनलाइट्स के बारे में, वो सब के बारे में, एक्सरसाइज बताओगे, और वेयर नहीं करना वेट को ये भी बताओगे। साथ ही साथ में आप एडमिनिस्टर करोगे सप्लीमेंट्स को, एजुकेट करोगे उनको, असेस करोगे। तो ये आपका आता है नर्सिंग मैनेजमेंट में। ओस्टियोमलेशिया टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस, पोरोसिस का मतलब क्या है मैं नाम से बता रही हूँ। ओस्टियो मतलब बोन, पोरोसिस का मतलब होता है पूरी बोन में पोरस बोन हो जाना, मतलब कि बोन में फ्रेजाइल प्रेजेंट हो जाना, उसको हम लोग कहते हैं ओस्टियोपोरोसिस। ये आपके क्रोनिक डिजीज़ में आती है, ये आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसमें जो बोन का मास होता है वो गिर जाता है, जिसकी वजह से डिफॉर्मेशन अकर होता है। इसके रिस्क फैक्टर क्या है?
एडवांस एज, उम्र बढ़ना, मतलब कि ज़्यादा उम्र के चलते भी आपको ओस्टियोपोरोसिस जैसी डिजीज़ मिल सकती है। फीमेल जेंडर, फीमेल में ज़्यादातर बोन की प्रॉब्लम इसलिए मिलती है, सबसे ज़्यादा तो उनको थायराइड प्रॉब्लम हो जाती है, और साथ ही साथ वो प्रेगनेंसी के बाद में डिफिशियंसी, वो सारी चीज़ उनके अंदर डेवलप करती है, और वो उनका कैल्शियम इंटेक कम ही होता है, तो उनको बोन रिलेटेड प्रॉब्लम फीमेल्स में ज़्यादा मिलती है। फिर आपका आता है फैमिली हिस्ट्री होगी, अगर किसी को ओस्टियोपोरोसिस है तो डेवलप हो सकता है। ऐसे पर्सन जिनकी डाइट में कैल्शियम कम है तो ओस्टियोपोरोसिस डेवलप हो सकता है। फिर आपने ज़्यादा यूज़ कर लिया अल्कोहल का, स्मोकिंग का, या फिर कोई आपके ऐसी लाइफ स्टाइल है या ड्रग है, तो उस सब में आपका डेवलप हो जाता है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस के बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर, लेकिन हमने उन पॉइंट्स को डिस्कस करा जिसमें हमने पिक करा, क्योंकि वही पॉइंट आपके को रिलेट कर रहे हैं ओस्टियोपोरोसिस से, साथ ही साथ वो एकदम नॉर्मल है जिनको आप याद कर सकते हैं एग्जाम पर्पज़ से। फिर हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी आपके बुक में पैराग्राफ में मेंशन है, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन ओस्टियोपोरोसिस की पैथोफिजियोलॉजी बहुत ही सिंपल है। क्या है? ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर, ये सारे एटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से जो बोन का मास और जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होगा, उनकी वजह से बोन वीकन हो जाएगी। बस यही आपकी ओस्टियोपोरोसिस है। सिंपल सी बात है, जब बोन में आपका मिनरल ही नहीं है, बोन में उतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है, तो जिसकी वजह से बोन कमज़ोर हो जाएगी, और ये सब किसकी वजह से होता है? एटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से होता है। फिर अब हम डिस्कस करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो जो ओस्टियोपोरोसिस है, ये आपकी साइलेंट किलर डिजीज़ है। ये इसके बहुत सारे आपको लॉसेस मिलेंगे, लेकिन सिम्टम्स नहीं मिलेंगे। इसमें आपकी बोन वीक हो जाती है, आपका फ्रैक्चर हो सकता है, आपका इसमें डिसफंक्शन होगा, और फंक्शन आप सही से नहीं कर पाओगे, लिमिटेड होगा आपका, आप वेट नहीं कर पाओगे, आप वेट वेयर नहीं कर पाओगे, और आपकी बॉडी का भी वेट लॉस होगा। साथ ही साथ आपको काइफोसिस होगा, जो आपकी स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ में आता है। फिर आपका आता है डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन मैनेजमेंट अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में सबसे पहले आपका आता है हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, आप सप्लीमेंट्स करेंगे, बोन मिनरल चेक करेंगे, सीरम टेस्ट करेंगे, एक्सरे कराएंगे, आप एमआरआई करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, तो यह आपका आता है डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन में। फिर आपका आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में आप डाइट में सबसे ज़्यादा हाई करेंगे कैल्शियम को, कैल्शियम सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, आप एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट करेंगे, क्योंकि फीमेल्स में ज़्यादातर डेवलप हो जाता है। आप कैल्सिटोनिन प्रोवाइड करेंगे, कैल्सिटोनिन इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसको हाईलाइट कर दिया है। और आप एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स मॉड्यूलेटर्स का यूज़ करेंगे, जैसे कि आपका आता है रेलॉक्सिफिन, और आपके आती है टेरीपैराडीन, तो इसमें आप चूज़ करेंगे। फिर आपके कुछ मेडिकेशंस आते हैं, जैसे कि आपको सप्लीमेंट्स लेना है विटामिन डी का, वो उसको आता है, आप कैल्शियम का लेंगे, और आपके एनाल्जेसिक आते हैं, तो ये आपके मेडिकेशंस आते हैं। डाइट में आपको मेनली कैल्शियम इंटेक बढ़ाना है। आप साथ ही साथ ये कर सकते हैं कि आपको 1000 mg पर डे करना है, एज आपकी 25 to 65 हो, अगर उससे ज़्यादा है तो आपका 1500 mg होना चाहिए। और आप पेशेंट को बताएंगे कि आपको कैसे सप्लीमेंट्स लेना है, कौन सा डाइटरी प्रोडक्ट यूज़ करना है। डेयरी प्रोडक्ट में आपको कैल्शियम मिलेगा, आपको लीफी वेजिटेबल्स यूज़ करनी है, फ्रूट यूज़ करना, आप ये सारी चीज़ें बताएंगे। आप पेशेंट को एक्सरसाइजेस बताएंगे कौन से करना चाहिए। पेशेंट को फ्रैक्चर से प्रिवेंट करना है तो आपको फॉल प्रिवेंशन बताना होगा, क्योंकि उनके बोन ऑलरेडी वीक है, अगर उनको थोड़ा भी प्रेशर या स्ट्रेस पड़ेगा उनके बोन पे तो उनको फ्रैक्चर तुरंत हो जाएगा। इससे इनका कॉम्प्लिकेशन भी डेवलप होता है। कॉम्प्लिकेशन में उनको स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर, मतलब कि अगर वो अभी थोड़ा सा मतलब गिरेंगे या फिर थोड़ी सी उनको झटके से चोट लगेगी, उनको तुरंत फ्रैक्चर हो जाएगा। वहाँ पे उनको शॉक हैमरेज डेवलप हो जाएगा, फैट एम्बोलिज्म डेवलप हो जाएगा। तो ये आपका है कॉम्प्लिकेशन। फिर आपका आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में फिर से आप असेस करोगे, पेशेंट को मैनेज करोगे, पेशेंट को प्रोवाइड करोगे, पेशेंट को एजुकेट करोगे, असेस करोगे वाइटल साइंस को। ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं नर्सिंग मैनेजमेंट में। ओस्टियोपोरोसिस टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। ओस्टियोपोरोसिस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे पेगेट डिजीज़। पेगेट डिजीज़ को हम लोग ओस्टाइटिस डिफॉर्मस भी कहते हैं। इसमें आपकी मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ में ही आती है। ये एक क्रोनिक कंडीशन होती है जिसमें एबनॉर्मल ब्रेकडाउन होता है टिश्यूज़ का, और फॉर्मेशन नहीं हो पाता आपके बोन का। पेगेट डिजीज़ में अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल लेग आपके इस तरीके से स्ट्रेटेंड होते हैं, और पेगेट डिजीज़ में आपके अफेक्टेड पेशेंट के लेग आपको इस तरीके से मिलेंगे।
इसमें क्या होता है, जो आपके ओल्ड बोन टिश्यूज़ होते हैं उनका डिसरप्शन होता है, जिसकी वजह से रिप्लेस नहीं हो पाते न्यू बोन टिश्यू से, फिर डेवलप होती है पेगेट डिजीज़। पेगेट डिजीज़ की अगर मैं बात करूँ तो इसकी इटियोलॉजीज़ की, तो इडियोपैथिक है। पहला पॉइंट अननोन है, इडियोपैथिक है, अभी तक नहीं क्लियर हो पाया कि किस कारणवश पेगेट डिजीज़ होती है। फिर कुछ ने इन्फेक्शंस बताया कि मे भी हो सकता है इन्फेक्शन की वजह से पेगेट डिजीज़ डेवलप हो रही है। और फिर कुछ ने बताया कि ट्यूमर हो सकता है, बिनाइन मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर, उनकी वजह से पेगेट डिजीज़ हो सकती है। विटामिन डी डेफिशिएंसी से हो सकती है, ऑटोइम्यून डिजीज़ से हो सकती है, और एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी से हो सकती है। मेनली पेगेट डिजीज़ की इटियोलॉजीज नहीं पता थी, इडियोपैथिक के नहीं पता थी, बट कुछ इन लोगों ने को रिलेट कर दी, जैसे कि ओस्टोमाइलाइटिस का कुछ पॉइंट के कॉजेस ले लिए, ओस्टोमलेशिया के ले लिए, ओस्टोपोरोसिस के लिए, उससे उन्होंने मतलब इटियोलॉजी पूरी प्रिपेयर करी है पेगेट डिजीज़ की। फिर पेगेट डिजीज़ की अगर मैं बात करूँ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, तो इसमें सबसे पहले तो आपको पेन मिलेगा, सीवियर परसिस्टेंट पेन मिलेगा। इससे आप वेयर नहीं कर पाओगे वेट को, आपको इम्पेयर्ड हो जाएगा मूवमेंट में, आपको क्रेनियल इनलार्जमेंट होगा ओवर फ्रंटल और ऑक्सीपिटल एरियाज़ में, पॉसिबली आपको हेडेक बहुत ज़्यादा होगा, आपका सेंसरी एबनॉर्मलिटीज़ मिलेंगी, आपका इम्पेयर्ड हो जाएगा मोटर फंक्शन, और साथ में आपको काइफोसिस मिलेगा, बेरल चेस्ट होगा। बेरल चेस्ट सीओपीडी में हो जाता है, जैसे कि नॉर्मल चेस्ट क्या होता है आपका एक्सर्टेड इन्वर्टेड होता है, बट उसमें क्या होता है आपको चारों तरफ से, मतलब कि जो आपका फिगर होता है वो चारों तरफ से एरोबाई था, जिसमें हम लोगों को दिखाते हैं कि एक्सर्टेड रहता है। सो सेम एज काइफोसिस हो सकता है। और आपकी जो टीबिया और फीमर बोन है वो आपकी एसिमेट्रिक में हो जाएगी। एसिमेट्रिक का मतलब है कि आपको पता है कि कैसे आपके बोन होने चाहिए, और एसिमेट्रिक मैनर में हो जाएगी पेगेट डिजीज़ में। फिर आप देखेंगे कि आपका गेट प्रॉब्लम होगा। अब हम लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कस करा था गेट, उसके फेजेस को, तो वो सारी प्रॉब्लम्स भी आपको मिलेंगी। और एट लास्ट अगर मैं बात करूँ, इसमें आपको टेंडरनेस मिलेगा, वार्मनेस मिलेगा, इनकम्प्लीट हीलिंग होगी, क्योंकि आप में जो रिप्लेसमेंट हो रहा है ना डिसरप्शन का, वो नहीं हो पाएगा। फिर आपका आता है डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन में आपका पहला पॉइंट आता है हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, रेडियोग्राफी करना, आप बोन मसल्स को चेक करना, बोन स्कैन कराना, बोन की बायोप्सी करना। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन हर एक सिस्टम का सेम होता है। अगर आपने एक डिजीज़ का अच्छे से डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन कर लिया तो आप हर एक डिजीज़ कंडीशन और सिस्टम का लिख सकते हैं। फिर आपका आता है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में पेन कंट्रोल करने के लिए आप एनाल्जेसिक लोगे, एनाल्जेसिक ड्रग आपकी आती है सच एज एस्प्रिन एंड सेड्स। फिर आप ड्रग लोगे डिजीज़ कंडीशन में, जो आप लोगे EHDP, ये आपके IV जाती है, इसको हम लोग ओरल भी यूज़ कर सकते हैं। ये ड्रग आपके बोन को रिसॉर्प्शन में यूज़ करती है, रिड्यूस करती है जो आपका बोन फॉर्मेशन है उसके लिए। आप एंटीबायोटिक्स का यूज़ करोगे, अगर ऑर्गेन्स का अफेक्ट है तो आपको एंटीबायोटिक्स के नाम पता ही है। आप फिजिकल थेरेपी का यूज़ करोगे जो आपकी इम्प्रूव करेगी मोबिलिटीज़ को। फिर आपका आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट आपका रिड्यूस करता है और साथ ही साथ प्रिवेंट करता है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स को। ये मेनली करता क्या, ये करेक्ट करता है आपके बोन डिफॉर्मिटीज़ को, और आपके जो न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट आ रहे हैं उसको रिलीफ करता है। तो सर्जिकल मैनेजमेंट ऐसा आपको कोई खास नहीं है, बस ये है कि जो डिफॉर्मिटीज़ है उसको करेक्ट करेगा, जो भी इम्पेयरमेंट है उसको सही करेगा। फिर आपका आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में आपको पॉइंट पता है, ये हर एक सिस्टम का नर्सिंग मैनेजमेंट सेम रहता है, बस आपको डिजीज़ वाइज थोड़ा सा ध्यान देना होता है। आप इसमें एडमिनिस्टर करोगे प्रिस्क्राइब ड्रग को मॉनिटर करते रहोगे, साइड इफ़ेक्ट्स देखते रहोगे, असिस्ट करोगे पेशेंट को कि उसको ADLS प्रॉब्लम तो नहीं है। आप एजुकेट करोगे मेडिकेशन को, असेस करोगे पेशेंट को। नर्सिंग मैनेजमेंट में तो आप खुद से भी पॉइंट अपने आप से ऐड ऑन कर सकते हैं। आपका जो टॉपिक है पेगेट डिजीज़, उसमें बस इतना ही है। मेन आपको पता होना चाहिए पेगेट डिजीज़ क्या है, कॉजेज़ क्या हैं, उनकी पैथोफिजियोलॉजी के बाद में फिर उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मेडिकल मैनेजमेंट, फिर सर्जिकल, फिर नर्सिंग। ये सारी चीज़ आपकी पेगेट डिजीज़ में। पेगेट डिजीज़ बहुत ही सिंपल सी है। आपका पहले डेफिनीशन है, फिर आपकी इटियोलॉजीज़ है, फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। इन सब के बाद में आपका अदर कुछ डिफॉर्मिटीज़ आती हैं, उसके भी आपके पॉइंट्स दे रखे हैं। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन है, फिर आपके मैनेजमेंट्स है, मेडिकल है, फिर सर्जिकल है, फिर नर्सिंग है।
अब हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट और लास्ट डिजीज़ को, वो है हमारी पॉट डिजीज़। पॉट्स डिजीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके स्पाइनल डिफेक्ट या फिर डिफॉर्मिटीज़ में आता है। इसमें क्या होता है पॉट डिजीज़ में, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो स्पाइन में, जो आपकी स्पाइन है उसमें ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, मतलब कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है उसका इन्फेक्शन आपको स्पाइन में होगा, तब आप उसको कहोगे कि आपको पॉट डिजीज़ है। पॉट डिजीज़ की अगर मैं एटियोलॉजी की बात करूँ तो इसकी एटियोलॉजी है माल न्यूट्रिशन। अगर न्यूट्रिशन की कमी है तब आपको हो सकता है पॉट स्पाइन। पुअर हाइजीन, अगर आपने साफ़ सफाई नहीं रखी फिर आपको हो सकता है पॉट स्पाइन डिजीज़। ओवर क्राउडिंग, ज़्यादा भीड़ में, क्योंकि ज़्यादा अगर भीड़ में हो फिर कांटेक्ट बढ़ेगा, फिर उतने माइक्रोब्स का एक्सचेंज भी बढ़ेगा। अगर आप कांटेक्ट में आए हो ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट के कभी भी, उससे भी पॉट स्पाइन आपको हो सकता है। क्यों? क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट से वो वाइन सोर्स हो जाएगा, ह्यूमन सोर्स होता है। आपको पता है जैसे ट्यूबरक्लोसिस कैसे अफेक्ट करती हैं, तो आप ह्यूमन सोर्स में ट्यूबरक्लोसिस को आप अपने में लोगे, जब अपने बॉडी में इंटर करेगा तो आपको भी ऑफकोर्स ये बात है डिजीज़ होगी। फिर आपका आता है इम्यूनो डिफिशियंसी स्टेट। अगर आपकी बॉडी में इम्यूनो डिफिशियंसी है फिर आपको बॉडी में डिजीज़ डेवलप हो सकती है। तो पॉट स्पाइन सिंपल सा है, जब ट्यूबरक्लोसिस अकर होगा स्पाइन में उसको हम लोग कहते हैं पॉट स्पाइन। ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। ये आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। इसके सोर्स दो होते हैं, ह्यूमन सोर्स, बोवाइन सोर्स। और फिर आपका आता है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी ये आपके सामने है। फिर आपके कुछ पॉइंट्स हैं, जो आपका ट्यूबरक्लोसिस स्पाइन का हो रहा है वो हमेशा सेकेंडरी होगा, मतलब कि पहले कहीं ट्यूबरक्लोसिस कहीं और होगा फिर आपका स्पाइन में होगा, इसलिए हमेशा सेकेंडरी होता है। जो बैक्टीरिया होता है जो स्पाइन तक पहुंचता है वो ब्लड के थ्रू पहुंचता है। ब्लड के थ्रू पहुंचता है उसको हम लोग कहते हैं हीमेटोजीनस रूट से पहुंचता है। जो स्प्रेड होता है उसको हम लोग बैट्सन प्लेक्सस कहते हैं। क्या कहते हैं? बैट्सन प्लेक्सस। फिर हम बात करते हैं पॉट स्पाइन के टाइप्स को। तो पॉट स्पाइन आपके 4 टाइप्स का होता है। सबसे पहला है पैराडिस्कल, ये आपका कॉमन टाइप है। फिर आपका दूसरा है सेंट्रल, फिर आपका तीसरा है एंटीरियर, फिर आपका है पोस्टीरियर। अगर मैं बात करूं पहले पॉइंट पैराडिक्सल की, तो जो आपकी एडजेसेंट वर्टिब्री होती है, एडजेसेंट वर्टिब्री के अलोंग में इंटरप्ट करती है जो भी डिस्क वो अफेक्टेड होती है, उसको हम लोग कहते हैं पैराडिक्सल। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जो असाइड डिस्क होती है, मतलब कि जो एडजेसेंट वर्टिब्री की डिस्क होती है जो अफेक्ट होगी उसको हम लोग कहेंगे पैराडिक्सल। फिर आपके सेंट्रल की अगर मैं बात करूँ तो ये अफेक्ट करेगी सिर्फ एक वर्टिब्री को, सिंगल वर्टिब्री को। एंटीरियर में आपकी एंटीरियर पार्ट अफेक्ट होगा वर्टिब्री बॉडी का। पोस्टीरियर में आपके पोस्टीरियर पार्ट अफेक्ट होगा वर्टिब्री बॉडी का। एंटीरियर पोस्टीरियर में कोई डाउट नहीं है, एंटीरियर में सिंपल सा क्या है, जो वर्टिब्री बॉडी होता है उसका एंटीरियर पार्ट होगा, पोस्टीरियर में पोस्टीरियर पार्ट होगा वर्टिब्री बॉडी का। सेंट्रल में सिर्फ आपकी एक वर्टिब्री अफेक्ट होगी। पैराडिक्सल में क्या है, जो आपका एडजेसेंट वर्टिब्री होती है उनके अलोंग में एक वर्टिब्री आपकी पूरी डिस्क अफेक्ट करेगी, उसको हम लोग कहते हैं पैराडिक्सल। फिर आपकी आती है पैथोफिजियोलॉजी। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, अभी हम लोगों ने इटियोलॉजी ऊपर पढ़ी है, उन सब की वजह से आपकी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब ट्यूबरक्लोसिस एंटर होगा। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन करेगा। सबसे पहले इनिशियल इन्फेक्शन कहाँ होगा? लंग्स में होगा। लंग्स में इन्फेक्शन होने के बाद में हीमेटोजीनस स्प्रेड होगा। हीमेटोजीनस स्प्रेड होने का मतलब होता है वो बैक्टीरिया ब्लड के थ्रू, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू अदर बॉडी पार्ट्स में अफेक्ट करेगा। फिर वहाँ पे क्या होगा? ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब क्या होता है? इम्यून रिस्पॉन्स करता है जिसकी वजह से ग्रैनुलोमा का फॉर्मेशन होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप है आपका केसियस नेक्रोसिस। केसियस नेक्रोसिस का मतलब है यहाँ पे आपके सेल की डेथ होगी। फिर आपका बोन का डिस्ट्रक्शन होगा, मतलब कि सब स्पाइन में अगर मैं बात करूँ बोन की तो आपकी वर्टिब्री बॉडीज होती हैं उनका डिस्ट्रक्शन होगा। डिस्ट्रक्शन होने के बाद में एब्सिस फॉर्मेशन होगा। एब्सिस का मतलब क्या होता है? जो फ्लूइड होता है वो फिल हो जाएगा, उसको हम लोग कोल्ड एब्सिस कहते हैं। फिर आपकी स्पाइन की डिफॉर्मिटी होगी। स्पाइन की डिफॉर्मिटी की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे हम बैक या फिर जीबीएस डिफॉर्मिटी होगा, मतलब कि जो आपका स्पाइन है वो इस तरीके से हो जाएगा। आपको मैं फिगर दिखा देती हूँ, इस तरीके से आपका स्पाइन का बैक हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं जीबीएस डिफॉर्मिटी, या फिर आप कह सकते हैं हम बैक। ये स्पेशली एग्जाम में कभी 1 मार्क्स में या फिर वाइवा में पूछ लेते हैं। फिर स्पाइनल डिफॉर्मिटी होगा। कैसे होगा इसमें? क्योंकि आपका एब्सिस फॉर्मेशन होगा, फ्लूइड मतलब फिल हो जाएगा। उसके बाद में न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी नर्व्स आते हैं स्पाइनल कॉर्ड की वो सारी डिस्टर्ब हो जाएंगी। फिर आपका डेवलप होगा न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन। ये है आपकी पैथोफिजियोलॉजी।
पॉट स्पाइन की, लेकिन पैथोफिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। सबसे पहले आपका आता है ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, फिर इन्फेक्शन होगा, फिर हेमाटोजीनियस स्प्रेड होगा, फिर ग्रैनुलोमा का फॉर्मेशन होगा, फिर आपका कैसिस नेक्रोसिस होगी, फिर बोन का डिस्ट्रक्शन होगा, फिर एब्सेस फॉर्मेशन होगा, फिर स्पाइनल डिफॉर्मिटी होगी, फिर आपका न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन आएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो आपका पहला पॉइंट है इसमें स्टेज के हिसाब से एक्टिव स्टेज और आपका दूसरा हील्ड स्टेज। एक्टिव स्टेज में आपको पेन मिलेगा, स्टिफनेस मिलेगा, डिफॉर्मिटी मिलेगा, कोल्ड एब्सेस मिलेगा। इसकी एक्टिव स्टेज की एक ट्रिक है DSP कोल्ड। डी से आपको मिलेगा डिफॉर्मिटी, एस से मिलेगा स्टिफनेस, पी से मिलेगा पेन, सी से कोल्ड एब्सेस। हील्ड स्टेज की अगर मैं बात करूँ इसमें कोई आपको सिस्टमिक फीचर्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको डिफॉर्मिटी मिलेगी, मतलब कि वहाँ पे जो भी डिसरप्शन हुआ वो आपको मिलेगा। इसमें आपको दो मिलेगा, एक पेन एक डिफॉर्मिटी। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल अफेक्ट होता है। तो एक्टिव स्टेज में आपको वो सारे फीचर्स मिलेंगे जो आप मेनली क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ते हो। हील्ड स्टेज में आपको सिर्फ और सिर्फ डिफॉर्मिटी के मिलेंगे। फिर आपका आता है एक क्लासिफिकेशन TB स्पाइन डिस्क्स का, मतलब कि हम लोग पॉट स्पाइन में जो हम लोग पढ़ते हैं उसका क्लासिफिकेशन। तो इसमें आपके टाइप के अकॉर्डिंग आता है, जैसे कि टाइप 1 में आपके दो डिवाइड होते हैं, टाइप 1A, टाइप 1B। टाइप 1 में क्या होता है, आपकी एक लेवल की डिस्क इन्वॉल्व होती है जिसमें सिर्फ एक डिस्क को ही अफेक्ट होगा। ए में आपका क्या होगा, लीसेस प्रेजेंट होंगे। टाइप 1B में क्या होगा, एब्सेस का फॉर्मेशन होगा। ए में लीसेस प्रेजेंट होंगे, बी में एब्सेस फॉर्मेशन होगा। ये आपका क्या है, टाइप क्लासिफिकेशन है टाइप 1 का। अब हम बात करते हैं टाइप 2 का। तो टाइप 2 में आपके एक और दो लेवल के डिस्क का डिजनरेशन होगा। टाइप 3 में मोर देन 2 लेवल का होगा। सिंपल सा है, टाइप 1 में आपकी एक डिस्क अफेक्ट होगी, टाइप 2 में आपकी एक से दो होंगी, टाइप 3 में मोर देन आपकी 2 अफेक्ट होंगी। टाइप 1 में आपके 2 आते हैं, टाइप 1A, टाइप 1B। टाइप 1A में आपका मेन अफेक्ट किसका रहेगा, लीसेस प्रेजेंट रहेंगे। टाइप 1B में आपका एब्सेस का फॉर्मेशन होगा। फिर हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आप वही हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, एक्सरे करेंगे, CT करेंगे, MRI करेंगे, बायोप्सी कराएंगे, कल्चर कराएंगे, जिससे आपको ऑर्गेनिज्म पता चलेगा कि कितना अफेक्ट कर रहा है। मैनेजमेंट में आप एंटीबायोटिक्स करेंगे, डॉट्स थेरेपी करेंगे। डॉट्स थेरेपी को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस करा है यूनिट रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अगर आपने यूनिट देखी है तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा डॉट्स थेरेपी। अगर आपने यूनिट नहीं देखा तो प्लीज़ वीडियो को देख लीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। सर्जिकल में आप स्पाइनल स्टेबलाइजेशन का यूज़ करेंगे, जिससे जो स्पाइन में डिफॉर्मिटी उसको स्टेबलाइज कर सकें। एब्सेस जो इसमें फिल है, मतलब जो फ्लूइड फिल है, उसको आप ड्रेन करेंगे, डिब्राइडमेंट करेंगे। डिब्राइडमेंट का मतलब होता है इमोबिलाइज करेंगे। आप एंटीरियर सर्जिकल अप्रोच भी कर सकते हैं अगर आपकी एंटीरियर डिस्क अफेक्टेड है। आप पोस्टीरियर सर्जिकल अप्रोच करेंगे जब आपकी पोस्टीरियर डिस्क अफेक्टेड है। आप फर्स्ट एंटीरियर डिकम्प्रेशन और रिकंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, साथ ही साथ पोस्टीरियर फ्यूजन कर सकते हैं। एंटीरियर स्पाइनल फ्यूजन करेंगे, ये आपका बेस्ट सर्जिकल एडजेसेंट होता है। तो ये आपके मैनेजमेंट है सर्जिकल और मेडिकल। नर्सिंग मैनेजमेंट आप खुद से पॉइंट एड ऑन कर सकते हैं, ये आपको खुद से पॉइंट मिल भी जाएंगे बहुत सारी बुक में, और आप खुद से भी बहुत सारे पॉइंट ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट डिजीज़ है। तो ऑफकोर्स याद है, आपने नर्सिंग मैनेजमेंट इतना सुना है पार्ट 1 वीडियो में, पार्ट 2 वीडियो में, तो एट लास्ट आप खुद से भी ऐड ऑन कर सकते हैं। एक लास्ट टॉपिक है, इसी में आप लिख सकते हैं, फिर सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। वेरी शॉर्ट में कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ में आपके 3 वर्ड आते हैं, काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्क्लियोसिस। तो ये आपके 3 आते हैं स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ में। इसमें आपका मैंने ट्रिक बनाई है, K में आपका O, L में आपका I। मतलब कि क्या है, काइफोसिस में जो आपका स्पाइन का कर्वेचर होता है वो आउटवर्ड हो जाएगा, जैसे कि आपका हंस्ड बैक होता है। लॉर्डोसिस में आपका इन्वर्ट कन्वर्चर हो जाएगा स्पाइन का, जिसमें आपका एब्डोमेन प्रोट्रूड करेगा। आपका जो स्क्लेरोसिस है उसमें साइडवेज कर्वेचर स्पाइन का रहेगा, जिसमें आपका स्पाइन का शेप S और C हो जाएगा। तो ये एकदम वेरी शॉर्ट में मैंने लिखा है, क्योंकि आपने फिजिकल एग्जामिनेशन में पढ़ा होगा, तो इसमें स्पाइन में ये 3 में से आपको एक लिखना ही होता है, काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्क्लेरोसिस में। तो काइफोसिस में सिंपल सा आपका स्पाइन का कर्वेचर आउटवर्ड मिलेगा, इसमें आपका हंस्ड बैक मिलता है। लॉर्डोसिस में आपको इन्वर्ट कर्वेचर मिलेगा, जिससे आपका एब्डोमिनल प्रोट्रूड करेगा। स्क्लेरोसिस में आपको साइडवेज कर्वेचर मिलेगा, जिससे आपका स्पाइन का फिगर कैसा आएगा, S शेप का और C शेप का। तो आपका जो डिजीज़ थी पॉट डिजीज़ वो कंप्लीट हो गई है।
मेनली आपकी यूनिट मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कंप्लीट हो गई है। इस यूनिट से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।